जो पाकिस्तान का हिस्सा है, सुना कि भाई यहाँ बहुत जोश खरोश हुआ, रात तक लोग रहे, लेकिन हम तो वहाँ पे शहर जल रहा था और घर छोड़ के हमने तो कहीं और पनाह ली हुई थी। तो इसलिए 15 अगस्त तो नहीं, 13 सितंबर को जब इधर आया हिंदुस्तान में, तो तब ये एक ख्वाब और एक संकल्प जो पहले था उसका सोचा कि भाई हमने देश को कैसे बनाना है। ये मैं नौजवान था और गाड़ी से अमृतसर से इधर आ रहा था दिल्ली को, तो ख्याल किया कि जो गांधी जी ने कहा था कि एक ऐसा देश बने आज़ादी के बाद जिसमें कि कोई भूखा प्यासा नहीं हो और सबके सर पे छत हो, और उन्होंने कहा तब तक ये आज़ादी मुकम्मल नहीं होगी जब तक, तो उस किस्म का बहुत ख्याल आया। क्या आप उस मुकम्मल आज़ादी को अभी तलाश रहे हैं या वो मिल गई? नहीं, बहुत लंबी अभी तो सड़क है, अभी तो कहीं नहीं मिली। ये क्यों तो नहीं मिली? एक तो ये ख्याल हमारा था कि जैसे आज़ादी पाते ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक लंबी एक मुसलसल स्ट्रगल थी, एक स्ट्रगल तो की जिससे कि आज़ादी मिल गई, लेकिन उसके बाद देश को बनाने की एक और किस्म की संघर्ष और एक किस्म की और चीज़ें चाहिए थी, उसमें हम पूरे नहीं उतरे। वो ऐसा लगा कि जैसे जिन लोगों ने आज़ादी पाई, जो बहुत ऊपर के थे या एलीट के थे, उन्होंने हिस्सा बांटने की कोशिश की और कोई ख़ास बात जमी नहीं, काम नहीं हुआ। पर आप एक जर्नलिस्ट के रूप में, और अगर कहूँ तो थोड़ा ब्यूरोक्रेट के रूप में भी, आपको भीतर से और बाहर से देश को देखने का मौका मिला है, तो आप क्या स्पेसिफिकली उस पॉइंट पर प्रकाश डालेंगे कि वो ये रीजन थे जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए? देखिए, एक तो नौकरशाही बदलनी चाहिए थी। ये लोग जो अंग्रेज़ों के साथ थे उनके एटीट्यूड डिफरेंट थे, उनके तरीके ढंग के थे, एक तो वो ज़रूर करना चाहिए था। दूसरा, ये जो कुछ उस वक्त रूलिंग क्लास और जो कांग्रेस पार्टी थी उस वक्त, तब उसमें इतनी बड़ा कुर्बानी थी पहले कि लोग जेल में गए, सब घर छोड़ दिया, सब कुछ है। अब उसमें से बहुत से लोग ये चाहने लगे कि अब हमारे पास सत्ता आई है, अब सत्ता में रहना चाहिए और सत्ता का फ़ायदा उठाना चाहिए। वो जो कुर्बानी का था वो ख़त्म हो गया और फिर आपस में लड़ना शुरू हो गया कि भाई मैं कुर्सी पर बैठूं और मैं ये पाऊं, ये होगा। तो वो एक लोफ्स के लिए ये आपस में लड़ते रहे, मेरा ख्याल है। तो जो असली मुद्दा था या हमारे सामने जो था वो दूर होता गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें आज़ादी मिली वह जनता को आज़ादी नहीं मिली, जनता के लिए आज़ादी ले ली गई। हाँ, ये मैं आपको बताऊं एक बात। भगत सिंह जो कि 23 साल की उम्र में फांसी हो गई उन्होंने, तो उन्होंने एक 2 साल पहले अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी। भगत सिंह ने कहा कि माँ, आज़ादी तो मिल जाएगी लेकिन ये वाइट साहब की बजाय ब्राउन साहब बैठ जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि जैसे वही नौकरशाही, वही तरीका तौर वही रहा, इसलिए बदला नहीं। मैं समझता हूँ कि अभी जो पार्लियामेंट में हुआ, एक अच्छी बात हुई कि कुछ पार्टियों से उठ के लोगों ने बोला, उसमें कई किस्म के सुझाव आए। अब अगले 50 साल की बात जब हम करते हैं, चाहे 50 साल की नहीं, चाहे 10 साल की बात करते हैं, लेकिन कुछ इशू एक नेशनल इशू होनी चाहिए जिस पे कि किसी पार्टी को अधिकार नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई बाधा डाले या टिपा-टप नहीं करे। वो इशू हैं जो कि सब कौम के, सब मुल्क के। इसलिए वो जो छोटे से इशू हैं, चाहे उसमें रोज़गारी एक हो, रिश्वत हो, और किस तरह इस देश में प्रोडक्शन बढ़े।
कीमतें कैसे कम हो, मतलब इस तरह के कोई इशू जिसमें कि कोई पार्टी का हिस्सा नहीं हो, पब्लिक इंटरेस्ट सब बड़ी जो देश के हित की हैं वो, और उसमें कोई ये नहीं कि रोज़ का धरना, कोई झंडा या यूनियन या कोई पार्लियामेंट में या असेंबली में इसके डेमोन्स्ट्रेशन ये नहीं, वो उससे उठ के होना चाहिए। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि एक सेंटेंस में आप ये बताइए कि हमें दिशा कौन सी लेनी चाहिए, तो वो क्या होगी? दिशा वो जो अपने देश के हित में है, और इस देश को ये सोचना चाहिए जैसे कि पार्टियों से अलग है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक आदमी को ये इनाम मिला, सचिन ग्लेशियर का सबसे बड़ा उसे मिला अवार्ड। तो मैं उससे पूछा, लड़का था एक नौजवान, सिख नौजवान, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा जब तुम वहाँ पे लड़ रहे थे इतनी ऊंची, तो तुम्हारे दिल में क्या भावना थी? वो कहता है बाबूजी ऊपर तो भारत माता याद आती है। तो इसलिए जो कंट्री के इंटरेस्ट में है चीज़ें, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं और कोई इसमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वो उठ के। बाकी पार्टियाँ अपना अपना करती रही, इंटरप्ले ऑफ आइडियाज़, इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस वगैरह, भाई ये ताकत वो ताकत, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट आए वो ऊंचा रहे। लेकिन पिछले 50 साल में हम आगे तो बहुत बड़े हैं। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने बताया आपस में ये पार्टियों की लड़ाइयों में बहुत दफ़ा हमारे जो नेशनल इश्यूज़ हैं या नेशनल इथास वो भी कम हुआ। हम क्या नई पीढ़ी को क्या दे सकते हैं इस सारे माहौल में, जो जिस पीढ़ी को हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं? हाँ, अब उसे कहें कि अभी देखिए कि जो जहाँ तक प्रजातंत्र है वो तो हमने कायम कर लिया, लेकिन अभी तक जो हमने इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी नहीं मिली, अब हमने इसके लिए काम करना है और सब जुट के काम करना है। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि ये जो जात पात या मज़हब वगैरह इसको ऊपर उठाना और इस तरह उससे नहीं, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि भाई लोगों को खाने को मिले, छत सिर पे हो, नौकरी हो, और इतना जो आपस में तनासब है, अमीर बहुत अमीर है, इतना अमीर है कि उसको, और गरीब बहुत है, और ये कम होना चाहिए। अच्छा, गांधी जी अब इररिलेवेंट है कि रिलेवेंट है? गांधी जी बहुत रिलेवेंट है, इसलिए कि जितनी वैल्यू सिस्टम हमारे देश में है वो गांधी जी से जुड़ा है। नॉट ओनली इतना ही नहीं, बल्कि गांधी जी ने हर बात में आपको हमें मार्गदर्शन दिया। ये कहा कि भाई हिंदू मुसलमान मेरी दो आंखें हैं। दूसरा कि जब तक मैं आज़ादी ठीक नहीं समझूंगा जब तक कि किसी के आंखों में आंसू हैं रोटी के लिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि कितना देश बड़ा है इसका सवाल को पढ़े लिखे या कोई बहुत ऊंचे आदमी ना दे, सबसे जो गरीब आदमी है और पिछड़ा, मैं उससे पूछूंगा कि भाई आज़ादी में क्या मिला। अगर उसको कुछ मिला है तो तब मिला, नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि गांधी जी की हारमोनी पर आप 2 मिनट में कोई बात कहें तो आप उसे कैसे कहें? हारमोनी उनका मतलब था ये, मैं याद है कि मैंने जब उधर से आया तो मैंने उनकी 1-2 प्रार्थनाएं अटेंड की, तो उसमें कहा करते थे, बाइबल पढ़ा करते थे, भगवद गीता पढ़ी जाती थी, कुरान शरीफ पढ़ा जाता था, ये सब पढ़ी जाती थी। तो एक आदमी ने वहाँ से ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, हम ये कुरान नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो वहाँ से कुछ शरणार्थी लोग थे। तो गांधी जी ने कहा कि जब तक ये लोग सब अपने से कहें कि मैं सुनना चाहता हूँ, तो तब तक मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। उसने कहा नहीं जी मैं बाहर चला जाता हूँ। कहते हैं नहीं, हारमोनी का ये मतलब नहीं है। हारमोनी का उनका मतलब था कि लोग खुद विलिंगली आपस में, हिंदू मुसलमान सिख ये सब जो हैं आपस में एक ऐसे बरादरी, एक ऐसे जुटे, सब हिंदुस्तानी है। तो ये एक किस्म की इस तरह का उनका तरीका था हारमोनी का। जैसे एक उनके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा आता है कि कलकत्ते में बहुत बड़ा फसाद था और फिर इन्होंने व्रत रख लिया। तो उनका व्रत ये था कि सब लोग अपने अपने हथियार छोड़ें, जो किसी का बंदूक का तलवार। तो एक पंजाबी जाता है और उसके बाद एक बहुत बड़ा लंबा सा चाकू बापू के सामने डालता है, बापू ये लो। लेकिन मेरा अकलौता बच्चा 12 साल का
मुसलमानों ने मार दिया था। तो गांधी जी बोलते हैं अब तुम एक यतीम बच्चे, मुसलमानों के यतीम बच्चों में तलाश करो 12 साल का, और उसको ऐसे ही परवरिश करना जैसे कि मुसलमान करते हैं। तो ये हार्मनी का था। क्या कारण है कि नई पीढ़ी जो आज की पीढ़ी है वो गांधी जी पर उतना ध्यान नहीं देती? क्या कारण, जबकि एक पूरा एरा था गांधीयन का? इसलिए कि ये जो आए बाद में रूलर्स, हाकम, जिन्होंने गद्दी संभाली, वो सिर्फ गांधी जी का कभी कभी नाम लिया, लेकिन गांधी जी की ना टीचिंग्स का ना कुछ उसका लोगों में नहीं डाली, लोगों में बताई नहीं, अपनी एग्जाम्पल सेट नहीं की क्या ये गांधी थे। तो वो उनका गांधी तो बल्कि एक ज़मीर था, और क्योंकि वो ज़मीर से भागते थे तो इसलिए गांधी का नाम भी कम लेते थे। दे कुडंट फेस देयर कॉन्शियंस एंड दैट्स अ रीज़न कि दे डिडंट नेम गांधी सो ऑफन। गांधी के नाम पर उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो भी कुछ स्वार्थ था वो किया, लेकिन गांधी जी अपील करते थे अपनी ज़मीर को, कॉन्शियंस को। और नई पीढ़ी को जो आज की बिल्कुल वेस्टर्नाइज हो रही है, हाँ, वो तभी है ना कि ये सब एक ढांचा ऐसा हो जिसमें गांधी के प्रिंसिपल्स, गांधी के असूल, गांधी की बातें रिफ्लेक्ट हो। वो तो होती नहीं, तो कोई सादगी नहीं। वो तो एक डिलिबरेट एफर्ट करनी चाहिए सब पॉलिटिकल पार्टी को और सब गवर्नमेंट को, लेकिन मानते नहीं। वो तो सिर्फ तस्वीर लगा दिया। महाजन का कहना है कि मैं गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानता, और मायावती कहती है कि गांधी कुछ भी नहीं था। देखिए, गांधी जीवन भर अछूतों के लिए लड़ता रहा, उस गांधी की नहीं, उनके कहने पे अब उसी जगह पे जाना चाहिए दूसरों को और समझाना चाहिए कि ये गांधी के असूल थे, ये गांधी का था। बल्कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी गांधी को एक ट्रिब्यूट पे किया बात। तो इसलिए ये सब चीज़ें बतानी चाहिए कि भाई ये कोई गांधी एक निजी किस्म का आदमी या किसी का नहीं था, सबका था, देश का था, और उसके जो असूल हैं वही इस देश को आगे लेके जाएंगे। मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल रखता हूँ, मुझे रोज में चाहिए 2-3 छोटे उदाहरण। एक बार गांधी जी के आश्रम में एक औरत आई, बीमार थी, बहुत गरीब थी। तो उन्होंने साबरमती आश्रम के डॉक्टर से कहा कि उसको दवा दे दो, और वो नेचुरोपैथी में विश्वास करते थे। तो डॉक्टर ने उसे नीम को पीस करके उसका गोला बनाया और बुढ़िया को देकर के कहा कि तुम जाओ छाछ के साथ इसे पी लेना। उसको भेज दिया। शाम को गांधी जी से जब डॉक्टर की मुलाकात हुई तो गांधी जी ने पूछा कि तुमने उसे दवा दे दी? तो कहा हाँ मैंने दवा दी। क्या दवा दी? बापू ने मैंने नीम का गोला दे दिया और उससे कहा कि छाछ के साथ पी लेना। तो जाओ ये पता करके आओ कि उसने दवा ली कि नहीं। 2 किलोमीटर 2-3 मील दूर गांव था साबरमती के पास का ही। वो गया और पूछ के आया और आके बापू को कहता है कि उस बुढ़िया ने कहा कि उसने दवा इसलिए नहीं ली क्योंकि उसके पास छाछ के पैसे नहीं थे। तो गांधी जी ने कहा कि तुम विदेश में पढ़ के आए, अमेरिका में पढ़ के आए, लंदन में पढ़ के आए, क्या तुम्हारी यही शिक्षा है? मैंने तुम्हें उसे दवा देने के लिए कहा था, तुमको उसे छाछ का भी इंतजाम करना चाहिए था, या उस इंसान को वो दवा नहीं देनी चाहिए थी जिसके लिए वो छाछ का इंतजाम ना कर सके। नहीं, इसका मतलब ये हुआ। आपको क्या लगता है कि आज की पीढ़ी में हम इसे क्या कहें? नहीं, देखिए ये जो चीज़ है ये इम्प्लीमेंटेशन, इसका मतलब है कि बात जैसे गवर्नमेंट ये सब ऑर्डर हो गए ये, लेकिन जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो गांधी जी देखते थे कि इम्प्लीमेंटेशन, ये वो जो डॉक्टर का था ये इसी वजह से था, उसे भेजा कर देखो इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं। अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई बाधा है तो क्यों बाधा है, इस जगह वो छाछ नहीं ले सकी तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे जो भी चीज़ है। ये पूरा का पूरा इसका मतलब आपकी नज़र में ये जो एग्जाम्पल है गांधी जी का, वह मैत्री भाव का, किसी के प्रति सदाशय होने का, या वो तो है, और लेकिन साथ साथ इसका ये है कि वो देखते थे कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर से नहीं, ऑर्डर से नहीं, बल्कि टू द ग्राउंड टू फाइंड आउट कि रियली इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड।
अच्छा, इस विचार के पीछे गांधी जी की क्या फिलोसॉफी थी? मैं एक एग्जाम्पल आपको और भी देता हूँ। 2 अक्टूबर 1947 गांधी जी का बर्थडे था, और दिल्ली की, अब वो हरिजन बस्ती भी हम नहीं बोल सकते, लेकिन दिल्ली की जो ये बस्ती थी, तो वहाँ पर बृजकिशन चांदीवाला और कृष्ण नायर ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और गांधी जी का स्वागत करना था, और राजेंद्र प्रसाद को वहाँ मिठाई बांटने के लिए आना था। तो गांधी जी को ये बात बताई नहीं गई। जब गांधी जी पहुँचे तो बृजकिशन चांदीवाला ने कहा कि बापू, वो प्रोग्राम यह है कि राजेंद्र बाबू को बुलाया है, वो आपकी जन्मदिन की खुशी में इन हरिजनों को, ये बच्चों को थोड़ी कुछ मिठाई बांटेंगे और आपका जन्मदिन बनाएंगे। तो गांधी जी जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो गए। बृजकिशन चांदीवाला ने अपने संस्मरण में लिखा, जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहे, और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे जीवन की पूरी साधना खत्म कर दी। जिस देश में लाखों लोग भूखे मर रहे हो, इतना बड़ा रक्तपात हुआ हो, चारों ओर हाहाकार मचा हो, खाने के लिए पैसे नहीं हो, वहाँ पर मैं, मेरे जन्म के दिन तुम मिठाई बांटोगे और मिठाई बांट के अपने को ये साबित करोगे कि तुम बड़े आदमी हो, और हरिजन बच्चों को समझाओगे, बताओगे कि तुम इतने बड़े हो कि उनको मिठाई दे रहे हो। क्या मैं ऐसे 125 साल जी सकता हूँ? तुम लोगों ने मेरा दिन खराब कर दिया, और वहाँ से उठ के गांधी जी चले गए। ये एग्जाम्पल आपकी नज़र में क्या कोट करता है? मेरी नज़र में ये देखिए कि गांधी जी ने, ये जो लोग पैसे से प्रभाव करते हैं या बड़ी बड़ी चीज़, ये नहीं, वो कहते थे कि अगर मेरा तुमने सचमुच जन्मदिन बनाना है तो ये मिठाइयों वगैरह से नहीं, ये तो अपना साथ बैठ के कोई प्रीति पूजन हो सकता है, या साथ बैठ के बात करें, या साथ बैठ के भजन करें, या कुछ सत्संग करें। तो ये उसमें प्रीत था कि ये अनइक्वालिटी का जो ट्रीटमेंट है ये देश में चलने वाला नहीं। अपने आप को हमेशा उस लेवल पे लाने की कोशिश करो और उनसे उस तरह घुल मिलो, दौलत की बजाय नहीं, प्यार से। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। ये मैं बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कमेंट आपके उन इवेंट के पीछे लगाऊंगा। गांधी जी बिहार में एक यात्रा पर गए और मनु भी उनके साथ। तो बहुत गर्मी थी, तो एक सेठ क्या रुके हुए थे, सब बैग लगा दीजिए, सेठ क्या बैठे हुए थे, तो वहाँ पर पानी आया तो गर्म था। तो मनु ने क्या किया कि जल्दी से किसी को 2 पैसे की बर्फ लाने के लिए भेज दिया, और वो बर्फ लेके आया। गांधी जी को ठंडा पानी दिया गया, बाकी सबके पास गर्म पानी था। बापू ने कहा कि अभी मैंने गर्म पानी पिया, ये पानी ठंडा कैसे हो गया? तो मनु ने, क्योंकि उनके सामने सब सच बोलते थे, तो मनु ने कहा कि वो 2 पैसे की मैंने बर्फ मंगवा दी। अच्छा, तुमने 2 पैसे की बर्फ मंगवाई मेरे लिए? ये सारे लोग गर्म पानी पी रहे और मुझे 2 पैसे की बर्फ? गांधी का मनु, तुम मेरे साथ रहने का भी, और मनु पैसा ना, पर ये देखिए ना, इस पे वही बात डिस्पैरिटी की आई कि भाई ऐसे सब लोग रहते हैं तो मैं भी ऐसा ही रहता हूँ, तो क्यों नहीं? देखा नहीं कि आपने कि गांधी जी पहले कुछ कपड़ा उड़ा करते थे, लेकिन जब एक औरत को देखा कि उसके पास कुछ पहनने को कुछ नहीं, तो अपनी चादर दे दी, क्योंकि इससे किनशिप हुई। भाई ये आम मेरे लोग तो ऐसे रहते हैं, तो इसलिए जब वो पानी में बर्फ़ सिर्फ अपने लिए क्यों नहीं, सबके लिए, जो ये पैसा इस तरह क्यों मेरे लिए ज़ाया किया, मैं तो सब की तरह रहना चाहता हूँ। तो ये डिस्पैरिटी की जो बात की ना, मैंने कहा उसका ये उदाहरण। तो ये इतने बड़े उदाहरण जब गांधी जी ने दिए और ऐसे विजार्ड लोग साथ में भी थे, उसके बाद ये तंत्र कैसे खराब हुआ? क्योंकि किसी ने, देखिए ना, उसके बाद अब बड़ी बड़ी कोठियों में चले गए, बड़े बड़े मोटरें हो गई, हर के पास इतना, तो वो जो लिविंग था गांधी जी का, वो तो उसी वक्त उन्होंने बदल दिया। अच्छा, जो अफसर थे उनकी बड़ी बड़ी सब रहना सहना, तो ये अपनी जो आम जनता था उनसे फिट नहीं करता था, और वह ये दूर होते गए। जब आज़ादी की लड़ाई थी तो तब गांधी जी के नेतृत्व में सब इकट्ठे थे। तो
इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो इनहेरेंट किया, हमने जो शासन व्यवस्था को हमने जो स्वीकार किया वो गलत थी। हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ और होनी चाहिए थी, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कुछ और होना चाहिए। कैसे होना चाहिए था, थोड़ा आप बताएं। देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद ये एक परमानेंट सिविल सर्विस नहीं होनी चाहिए। जो लोग उनमें से यंग लोग जिन्होंने कि ये एक स्ट्रगल से गुजरे और काम किया, उन्हीं लोगों को आके यहाँ रन करना चाहिए था चीज़ें। ये कोई डिफरेंट नहीं था। ठीक है, कुछ थोड़ी सी परमानेंट सर्विस हो जाती जो साथ में रहते, लेकिन ये सब क्योंकि उन्होंने अब लोगों के साथ इतने दिन बताए थे, वो लोगों की हालत जानते थे और उनमें दोनों लोगों के लिए दर्द था कि ये करेंगे, लेकिन उनका तो कोई हक ही नहीं था, तो और लोग आ गए। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो परमानेंट सिविल सर्विस थी बहुत कम रहती, बाकी जो काडर था उनको होता कि वो खुद कर सकते, कुछ उनको दर्द होता, गांव में जाते, सब जगह जाते, वो करते। ये एक तो ये ज़रूरी था। अच्छा, और दूसरा कि जो गांधी के बेसिक टेनेंट्स थे उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये अच्छा हुआ क्या कि बड़े उन्होंने कहा था सेल्फ सफिशेंसी, भाई इतनी बड़ी बड़ी क्या करना है छोटी छोटी चीज़ों पे, तो वो ऐसे काम धंधे जिसमें कि रोज़गारी मिले, चाहे बहुत बड़ी ना हो लेकिन खाने को मिले, लेकिन वो नहीं हो सका, वो हमने नहीं किया। एकदम बड़े बड़े शुरू कर दिए।